में दिया गया है। संशोधित अनुमान उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8% है। बजट अनुमान वर्ष 2025-26 वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ तथा 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियों के 11.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। अब मैं भाग 6 की ओर बढ़ती हूँ। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना है और शुल्क प्रतिलोम का समाधान करना है। इससे घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को सहायता मिलेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुविधाजनक बनेगा और आम आदमी को राहत भी मिलेगी। जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। ये 2023-24 के बजट में हटाई गई थी। 7 टैरिफ दरों से के अतिरिक्त हैं। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर पर सहित 8 रह जाएंगी। दूसरा, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों जहां ऐसे दायित्व मामूली रूप से कम होगा को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। तीसरा, एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव करती हूं। इसलिए मैं उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज का कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। औषधि और दवाओं पर आयात पर राहत। मैं रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। पूर्ण रूप और रियायती शुल्क उपयुक्त के निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार ये लागू होंगे। औषधियों कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगियों सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बीसीडी से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता। महत्वपूर्ण खनिज। जुलाई 2024 के बजट में मैंने 25 ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी से पूरी तरह से छूट दी थी जो घरेलू तौर पर उपलब्ध नहीं है। मैंने 2 अन्य ऐसे खनिजों पर भी बीसीडी कम की थी ताकि विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा उनकी प्रोसेसिंग को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा सके। अब मैं कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12
अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट एवं अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव करती हूँ। इससे भारत के विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा हमारे युवाओं को लिए अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मैं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर तकनीकी वस्त्र उत्पादों जैसे कृषि वस्त्रों, चिकित्सा वस्त्रों, भू वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव, वस्त्र मशीनरी की सूची में 2 अन्य प्रकार के शटल रहित करघों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नो टैरिफ लाइन के द्वारा कवर किए गए बुने वस्त्रों पर 10% अथवा 20% की BCD दर को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी अधिक हो करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। हमारे मेक इन इंडिया नीति के अनुसार और प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए मैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर BCD को 10% से बढ़ाकर 20% करने और ओपन सेल तथा अन्य घटकों पर BCD को कम करके 5% का प्रस्ताव करती हूँ। वर्ष 2023-24 के बजट में मैं LCD LED टेलीविजन के ओपन सेल के विनिर्माताओं के लिए ओपन सेल के पुर्जों पर BCD को 5% से कम करके 2.5% कर दिया था। ऐसे ओपन सेल के विनिर्माताओं को और बढ़ावा देने के लिए हम इन पुर्जों पर BCD छूट प्राप्त होगी। लिथियम आयन बैटरी। मैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं को छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन दोनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पौध परिवहन क्षेत्र। ये मानते हुए कि पौध परिवहन में उत्पादन शुरू करने से पहले की लंबी अवधि होती है, मैं जल पोतों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल घटकों, उपभोज्यों तथा पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक BCD से छूट जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं पुराने पोतों को तोड़ने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस सामान छूट देने का भी प्रस्ताव करते हूँ। मैं वर्गीकरण उत्पादों को रोकने के लिए कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच पर BCD नॉन कैरियर इथरनेट स्विच को सक्षम बनाने के लिए 20% से कम करके 10% का प्रस्ताव करती हूँ। हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैं निर्यात की समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आगे और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में 9 और मदों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। लेदर क्षेत्र। मैं घरेलू मूल्य वर्धन और रोजगार के लिए आयात और सुविधाजनक बनाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर BCD से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं छोटे चर्म शोधकों द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करते हूँ। समुद्री उत्पाद। वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार को भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण हेतु फ्रोजन फिश पेस्ट और इसके जैसे उत्पादों के निर्यात पर BCD को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं मछलियों और झींगों का आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोसिलेट पर BCD को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। जुलाई 2024 के बजट में वायुयानों और जलयानों के लिए घरेलू MRO के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने मरम्मत के लिए आयातित विदेशी मूल की वस्तुओं को निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की थी, जिसे आगे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब मैं रेल सुविधाओं के लिए भी इसी छूट का प्रस्ताव भी करते हूँ। वर्तमान में समय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में प्रोविजनल कर निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है, जिससे व्यापार में अनिश्चितता रहेगी और लागत बढ़ेगी। व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में मैं प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्षों की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिससे
1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एक नया प्रावधान शुरू करने का प्रयास करती हूँ जिसे आयातक या निर्यातक माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकें और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकें। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। तथापि ये प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जिनमें विभाग पहले ही लेखा परीक्षा या अन्वेषण कार्रवाई शुरू कर चुका है। उद्योगों को अपनी आयातों की बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से मैं संगत नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे लागत और आपूर्ति की अनियमितता को ध्यान में रखते हुए प्रचालन संबंधी लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा ऐसे आयातकों को मासिक विवरण के बजाय अब केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा। अब मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आती हूँ। भाग क में मैंने विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए कराधान सुधारों को मुख्य सुधारों के रूप में संक्षिप्त रूप में रेखांकित किया है। आपराधिक विधि के संबंध में हमारी सरकार ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को अधिनियमित किया है। मुझे इस सम्मानित सदन और देश को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नया आयकर विधेयक भी न्याय की इसी भावना को आगे बढ़ाएगा। यह नया विधेयक अध्यायों और शब्दों की दृष्टि से वर्तमान विधि की अपेक्षा आधे से कम एवं पाठ रूप में सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी। तथापि सुधार मंजिल नहीं है, बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। सुशासन प्रदान करने के लिए प्रक्रियाशील होने की आवश्यकता होती है। द थिरुकुरल ने श्लोक 542 में इसे व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है: वानों की वाजहुम उलागेल्ला मन्नावन कोनों की वाजहुम कुडी। अर्थात जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जमीनी हकीकत पर पैनी नजर रखते हुए और स्थितियों का गहन जायजा लेते हुए उचित प्रक्रिया की जाए और इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयासों के साथ संतुलन भी बनाए रखा जाए। निम्नलिखित उपाय इस बात का ब्यौरा देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं को समझने और मैं पुनः इसको दोहराती हूँ कि निम्नलिखित उपाय इस बात का ब्यौरा देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं को समझने और उसे संबोधित करने के लिए किस प्रकार कदम उठाए गए। मेरे कर प्रस्ताव इसी मनोभाव से प्रेरित हैं। मेरे प्रस्ताव के उद्देश्य इस प्रकार हैं: मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार, कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीटीएस को युक्ति संगत बनाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनुपालन के बोझ को कम करना, व्यवसाय कम करने की सुगमता, रोजगार और निवेश। मैं वैयक्तिक आयकर के संबंध में अपना प्रस्ताव अंत में प्रस्तुत करूंगी। कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीडीएस को तर्कसंगत बनाना। मैं टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्याओं को उसे युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए टीडीएस हेतु राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर पर कटौती की सीमा 50,000 से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा जो कि 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है।
इससे टीडीएस देयता वाले लेन देनों की संख्या में भारी कमी आएगी और भुगतान पाने वाले छोटे करदाता लाभान्वित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन संप्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन संप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। मैं शिक्षा प्रयोजनों के लिए उन धन संप्रेषणों पर टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव भी करती हूं जहां ऐसे धन संप्रेषण निर्दिष्ट वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण से हों। माल बिक्री से जुड़े हुए किसी भी लेन देन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू किए जा रहे हैं। अनुपालन से जुड़ी हुई कठिनाइयों से बचने के लिए मैं टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि अब उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। जुलाई 24 में विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब और गैर आपराधिक कर दिया गया था। मैं टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस्ताव करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में आस्था रखती है। इसी के अनुरूप हम उन करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन किए वर्ष 2022 में विवरणी को अद्यतन करने की सुविधा लेकर आए जिन्होंने सही आय की सूचना देने में चूक की हो। करदाताओं पर हमारा विश्वास सही साबित हुआ। लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए स्वैच्छिक रूप से अपनी आय संबंधित ब्यौरों को अद्यतन किया। इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं अब किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं छोटे धर्मार्थ न्यास संस्थानों की पंजीकरण की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपूर्ण आवेदनों को दाखिल किए जाने जैसी छोटी चूक के अत्यधिक गंभीर परिणाम न हों। वर्तमान में करदाता कतिपय शर्तों को पूरा करके ही अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा कर सकते हैं। करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बिना शर्त के ऐसी 2 संपत्तियों के लाभ की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है। मैं अंतरण मूल्य की प्रक्रिया को कारगर बनाने और वार्षिक जांच का एक विकल्प मुहैया कराने हेतु 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मामलों में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण करने हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यह योजना सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप होगी। अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने और निश्चितता को बनाए रखने की दृष्टि से सेफ हार्बर नियमों के दायरे को विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में अनेक वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने एनएसएस खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब कोई ब्याज देय नहीं है, अतः मैं 29 अगस्त 2024 को या उसके पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम को किए गए आहरण पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव करती हूं, जैसे कि समग्र सीमाओं के अध्ययन सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है। जुलाई 2024 में मेरे भाषण में मैंने वचन दिया था कि अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने सहित सभी प्रक्रियाओं को अगले 2 वर्षों में डिजिटलाइज करते हुए इन्हें कागज रहित कर दिया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिजिटलीकरण को क्रियाशील किया जा रहा है। जुलाई 2024 में हम अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आए थे। इस स्कीम को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और लगभग 33,000 करदाताओं ने अपने विवादों के समाधान के लिए इस स्कीम का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया है। निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ प्रस्ताव हैं।
उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है जो ऐसे निवासी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या